नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप CUET के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हमारी ये फ़िज़िक्स की थर्ड क्लास है। तो थर्ड रेगुलर आप देख पा रहे हैं कि हम जो है CUET के हर रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने जो यूनिट स्टार्ट की है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल पहली यूनिट से हम लेके चल रहे हैं। तो आज फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेज। यहाँ पर आपको देखो दो चार्ज दिए गए हैं, 3 × 10⁻⁻5 कूलम एंड 5 × 10⁻⁴ कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो चार्जेज है, एक चार्ज यहाँ पर है, मान लो A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, मान लीजिए ये आपका B पॉइंट है। कलर एक बार में दूसरा चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखते हैं एक बार। ओके, दो चार्जेज हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर A पॉइंट पर जो चार्ज है वो है आपका 3 × 10⁻⁻5 कूलम। और यहाँ पर जो चार्ज है दूसरे पॉइंट पे वो है आपका 5 × 10⁻⁴ कूलम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है, हम सिंपली वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है, Q1 Q2 / R²। तो बस वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2। ये जो दो चार्जेज हैं आपने इनका प्रोडक्ट लेना है। तो 5 × 3 15 × 10⁻⁻5 और वहाँ पर है प्लस का 4। तो कितना बचेगा यहाँ पे, बेस सेम होता है तो यहाँ पर बचेगा -1 /R²। देखो R का स्क्वायर करना है। अब देखो आपने R कितना, यहाँ पे R यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में लिखूँ तो ये बनेगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि R² कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, देखो 10⁻2 यहाँ पे आ गया, तो 10⁻2 मीटर स्क्वायर आप वैल्यू पुट करेंगे, 10⁻2 मीटर स्क्वायर। बस मल्टीप्लाई कर लो, देखो जल्दी से क्या आएगा। 15 की मल्टीप्लाई आप 9 के साथ करो तो कितना आएगा, ये 15 9 जा तो ये 135, ठीक है ना। उसके बाद इंटू 10⁻9 और -1 तो कितना 8 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा आपका। आप फोर्स फाइंड करें तो फोर्स जो भी होता है, फोर्स की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है, ये न्यूटन होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर कौन सा मैच करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 135 में नहीं है बल्कि 13.5 में अगर आप ऐसा लिखोगे, इसको अगर आप 13.5 करके लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर से देखो पावर को एक बढ़ा दोगे, 11 कर दोगे ना, ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ना, ये ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपसे सिंपली ऐसा यूनिट पूछ ली इसने। देखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी ऐसा यूनिट पूछी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल होता है E.A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है आप सभी को पता होगा ना, न्यूटन पर कूलम। ओके, और यहाँ से एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में क्या पूछा, ग्लास रोड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन ग्लास रोड इज ड्यू टू। यहाँ पे देखो मेथड पूछा आपसे हमने। देखो मेथड ऑफ चार्जिंग आप 12th क्लास में अपने थ्योरी के अंदर पढ़े हुए हैं, 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर ग्लास रोड को जब हम रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है ग्लास रोड के ऊपर, तो वो किस मेथड से आता है। तो रबिंग वर्ड आ गया देखो यहाँ पे, तो सिंपली आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज, एक्चुअली देखो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है भाई, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो
ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे ऐसे सर्कल होता है इसमें, तो इसका क्या, ये काफ़ी डिफरेंस होता है। देखो एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है, इनमें डिफरेंस होता है, ये मैं अभी बताऊंगा। देखो आपको ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ई डॉट डी एस इक्वल टू ये 0 दे रहा है आपको, है ना। तो ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ओके, सरफेस इंटीग्रल कर दिया आपने किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो आपको 0 वैल्यू दे रहा है। ये आपने गॉस थ्योरम पढ़ी हो ना, तो गॉस थ्योरम आपको फ्लक्स कैलकुलेट करके बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, देखो हम ऐसे लिखते हैं ना इसको, ई डॉट डी एस, और ये आगे किसके इक्वल होता है, ये होता है अभी क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 0 है, यानी कि ये जो है, ये क्वांटिटी जो है अगर ये 0 है, तो ये आप इधर क्या है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नोट हो गया। तो ये तो 0 हो नहीं सकता भाई। तो व्हाट इट मीन्स कि चार्ज जो है ना, वो जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे, देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, हाँ यही ठीक हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, नहीं। डिसकॉन्टीन्यूअस, ये भी नहीं होगा। चार्ज प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट जो बनेगा, देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान लो, पॉजिटिव चार्ज है, द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, यानी कि ई और आर के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। देखो ये ग्राफ प्लॉट कर रखे ना, एक जैसे ये वाई एक्सिस मान लो, है ना, और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि ऐसा दिखेगा कि ये कौन सा होगा। देखो ये आप कैसे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिंपली जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ई जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका आर स्क्वेयर के साथ। तो ये तो हो नहीं सकता, गलत ना, ये हो सकता स्ट्रेट लाइन तो किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगी। और यहाँ पर ये तो ग्राफ क्या बता रहा है कि आर के साथ ई के अंदर चेंज होगा ही नहीं, तो ये भी गलत। तो बचा क्या, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चार्ज आगे क्या कह रहा है ये, चार्ज ऑन कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट, एक कोई मेटल है, चाहे होलो है चाहे सॉलिड कोई भी है, जैसे मान लीजिए मैंने सॉलिड मान लिया, एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, कैसा बेटा ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इसको चार्ज आप चार्ज दोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव जो भी चार्ज है, तो वो कहाँ पर होगा, चार्ज कहाँ पर होगा। वो जब भी देखो कंडक्टिंग की बात होगी ना, तो चार्ज पूरा पूरा ना जो सरफेस पे होता है, अभी कहाँ पर होता है, वो चार्ज आएगा बॉडी के सरफेस पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनसाइड नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिंग है, देखो कंडक्टिंग वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कंडक्टिंग वर्ड अगर आया है तो इनसाइड नहीं होगा। आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड कहाँ पे होगा, आउटसाइड बाहर थोड़े होगा, ऐसे स्फीयर के बाहर थोड़े आएगा, बॉडी पे ही चार्ज होता है। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये भी गलत है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों नहीं होगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही चार्ज होगा। तो करेक्ट आंसर जो इसमें आपका होगा वो ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट न्यूटन पर कूलम। देखो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, यूनिट पूछिए इसमें आपसे कि ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी बताओ इन 4 ऑप्शन में से जिसकी जो यूनिट है ना वो न्यूटन पर कूलम है। यानी कि यूनिट देखो क्या है, न्यूटन पर कूलम। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप सभी ने देखो पढ़ी होगी 11th क्लास में बेसिक्स के अंदर, कि कुछ यूनिट जो होते हैं उनके हम सिंबल, जैसे अब किसी का सिंबल आप कैपिटल एन से लिखते हो और किसी का सिंबल होता है जिसमें हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, तो उसका भी आपने 11th क्लास में आप बेसिक में पढ़ते हो कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे होती है तो वहाँ पर हम कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। तो फिलहाल देख लेते क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम की बात हो रही है, तो सिंपली देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, एफ इजिक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ से मैं ई क्या लिखूँगा, ई इजिक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, चार्ज की क्या होगी, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस इज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्यूब है, कोई भी क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्ज है,
चार्ज कहाँ पर है, बॉडी डायगोनल पे, बिल्कुल अंदर। आप ऐसे मान लीजिए बिल्कुल क्यूब के बिल्कुल यहाँ पे बीच में कोई भी चार्ज है, मैंने चार्ज मान लिया क्यू है। अब क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। अच्छा, ऑप्शन में अगर स्मॉल क्यू है तो आप यहाँ पे स्मॉल क्यू कंसिडर कर लो ताकि आप मैच कर पाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछ लिया पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस, किसी एक फेस से। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो बेटा गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आप फ्लक्स फाइंड करते हो ना किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सिंपली अप्लाई कर दो फॉर्मूला क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो। अच्छा, यहाँ पर देखो मीडियम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो है फ्री स्पेस ही उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नोट है हर जगह, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। आप देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो टोटल फ्लक्स जो 6 के क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, वही टोटल फेस कितने होते हैं 6। तो टोटल 6 के 6 फेस से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होगा। बट क्वेश्चन में क्या करा है, एनी वन, एक फेस से बताओ, तो 6 फेस से कितना है, 6 फेसी से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। 1 से कितना होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट, मैच कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट, तो पहला ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी। देखो ये क्वेश्चन हर रोज हर क्लास में जो है इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे थे, एक्सेस में थे, और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। तो मैंने तुमको पहले बताया था कि जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए रिमूव, या कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है बॉडी, तो आप क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, Q इक्वल टू एन इंटू ई। और मैंने बताया था कि n कैसे चूज करना है, कब n पॉजिटिव लेना है और कब n को जो है आपने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव लेना है। और कितना लेना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लोगे, 100 है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100। बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगी, रिमूव होंगे, तो बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्यू आपको पता लग गया पहले, क्यू तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो क्यू कितना बना यहाँ पे आप 100 इंटू ई क्या होता है, मैंने पहले बताया था ई क्या होता है बेटा, ई होता है यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज, कितना होता है ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो आंसर बनेगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 17 कूलम, मैच कर लीजिए। तो बी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। अ फ्री पिच बॉल ऑफ मास 6 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस, व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर सो डैट अपर पिच बॉल इज स्टेशनरी। तो देखो यहाँ पर फोर्सेज का केस आ गया। यहाँ पर फोर्सेज को जो है ना हमने देखना पड़ेगा कि फोर्सेज यहाँ पे देखो बैलेंस हो रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे देखो एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बॉल ये है, ठीक है, कोई बॉल है यहाँ पे ए मान लीजिए, और बिल्कुल इसके ठीक नीचे वर्टिकली इसके ठीक नीचे एक दूसरी बॉल है बी। इस वाली बॉल का जो मास है वो इसने लिखा है, देखो यहाँ पे बताया ना 6 ग्राम है, 6 ग्राम, ओके। तो इसका वेट नीचे होगा तो ये बॉल नीचे आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि नीचे वाली जो बॉल है ना इसके ऊपर हम कुछ चार्ज इसको देंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, हमको नहीं पता वो चार्ज कितना, वही हमने फाइंड करना, वो चार्ज कितना होगा, सो डैट कि नीचे वाली बॉल जो है ना ऊपर वाली बॉल को बैलेंस कर दे। और ऊपर वाली बॉल के ऊपर चार्ज इसने ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1/3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 7 कूलम। तो सिंपली देखो यहाँ पे फोर्सेज बैलेंस ही करने और कुछ नहीं करना। हम कैसे बैलेंस करेंगे, इस बॉडी का वेट देख लो नीचे कितना है, इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा, यानी कि इसको ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी कि एक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, देखो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो जितना इसके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बिल्कुल बराबर होगा वेट के, इस बॉडी के वेट के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वेट आपको सिंपली पता क्या होता है mg होता है, तो देखो क्या आएगा इसमें। तो अप्लाई करते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं क्या करूँगा K Q1, तो एक चार्ज ऑलरेडी इसने दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे देखो
1/3 इंटू 10⁻⁻⁷ और दूसरा चार्ज जो इस बी के ऊपर है वो हमको फाइंड करना है, उसको मैं सिंपली क्यू से ही डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन कितना है इनके बीच में, ये लिखा है 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखो आर जो है ना, आर कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसको पहले मीटर में बदलो तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब आर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। रिप्लेस करिए यहाँ पे, तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके ये आ गया, इक्वल टू, अब वेट के बराबर इसका वेट देख लो, वेट होता है mg, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, मास कितना है, मास 6 ग्राम है, तो लिखोगे यहाँ पे 6। अब ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूरा का पूरा हम इसमें जो है SI में लेके चल रहे हैं, तो 6 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10 इंटू -3 इतने किलोग्राम हो गए भाई, 1000 से हमने इसको भाग कर दिया, है ना। जी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 9.8 होती है, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो है 10 रख दी। अब अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू फाइंड हेयर, आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ क्यू, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू होगी वो बनेगी 6 इंटू, उधर देखिए 10⁻⁻2, क्योंकि बेस से में देखो पावर ऐड करोगे तो -2 बचेगा, इंटू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू 10 और रेज टू द पावर यहाँ पे है आपका -4, और डिवाइड में देखो क्या जाएगा, डिवाइड में ये k उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है, साथ में जाएगा वहाँ पे 10⁻⁻7 ये। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 से इधर 3 आएगा, है ना, और 3 से यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और देखो बस यही हो गया। अब 25 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 50, ओके, इंटू, अब बाकी सारे देखो 10 की पावर है, वो सारे आपने जोड़नी है, देखो -2 है, -4 है तो -6 हो गया, और ये प्लस का -7 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा +7, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ ना, तो 10 की पावर देखो यहाँ पे आएगा आपका -6 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके +7 इंटू ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 10 की पावर -9 हो गया बेटा, ठीक है। ये चार्ज है तो कूलाम में आएगा। अब देख लो कितना हो गया, ये इसको जोड़ लो, और यहाँ से बचेगा 10 की पावर 1 और यहाँ से फिर 10 की पावर -8 बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। अब इसको मैच करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे जो आंसर है ना, वो वहाँ पर हमने जी की वैल्यू 9.8 की बजाय हमने 10 लिखे, तो इस करके आपको 50 आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप 10 की पावर में इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल देखो, 4 के बाद डेसिमल आ रहा है, एक डिजिट के बाद, अगर मैं यहाँ पर 5 के बाद डेसिमल लेके आऊँगा तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो -7 कूलम हो जाएगा। अब आप देख लीजिए बेस्ट जो सूटेबल आंसर क्या बनेगा इसमें, देखो 10 की पावर -7 है ना, तो ये रहा देखो 4.9 अप्रोक्सीमेट 5 के बराबर ही है, क्योंकि वो उधर वो जी की वैल्यू को हमने 10 लिया, इस करके ये डिफरेंस आ रहा है। आपका आंसर जो है ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये हमारी आज 3rd वीडियो थी। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हर रोज़ की तरह आप इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।